आपकी और हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमारा किसी तरह का विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन ये भी सच है कि उस फेथ या विश्वास का फायदा ही क्या जिसमें डाउट की कोई जगह ही ना हो। और आखिर इसी टेस्ट को पास करके हमारा विश्वास और मजबूत बनता है। वैसे ही कुछ कहानी हमें लाइफ ऑफ पाई मूवी समझाती है, जिसमें ईश्वर के विश्वास और जिंदगी के खेल को खूबसूरत विजुअल इफेक्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया कि इसका हल्ला क्रिटिकली और फाइनेंशियली दुनिया भर में मचा। और बिना किसी फ्रेंचाइजी, साइंस फिक्शन और सुपर हीरो मूवी होने के बावजूद भी ये सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक बनी। और आज बारी है इसके बारे में और भी ज्यादा जानने की, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट्स में कई बार की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द लाइफ ऑफ पाई मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कौन था एक्चुअली रियल लाइफ ऑफ पाई, जिसमें समुद्र में अकेले 76 दिन बिताए थे, कैसे कास्ट किया गया था लीड बॉलीवुड सुपरस्टार इरफान खान को, और इस मूवी में काम करने की उनकी क्या शर्त थी, कौन कौन थे असल रिचर्ड पार्कर्स और क्या क्या थी उनकी असल कहानी। जानेंगे इस मूवी के बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और बिहाइंड द सीन कई सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में, और फाइनली जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ ऑफ पाई मूवी बेस्ड है इसी नाम के कनेडियन फिलोसॉफिकल नॉवेल पर, जो पब्लिश हुई थी 2001 में और इसे लिखा था कनेडियन ऑथर यान मार्टेल ने। इस कहानी को लिखने का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन यान मार्टेल की अपनी पर्सनल लाइफ थी, जहां पर एक वक्त आने के बाद अपनी जिंदगी में वो बहुत अकेले पड़ गए थे और वो अपनी जिंदगी में एक नई दिशा की तलाश कर रहे थे। और उसी चीज के एक्सप्लोरेशन में उन्हें अपनी इस कहानी का भी इंस्पिरेशन आया और इसी कहानी ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी, जहाँ पर उन्होंने इस कहानी को लिखने के लिए रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि बाइबल, कुरान और भगवत गीता भी पढ़ी। साथ ही साथ उन्होंने ह्यूमंस और एनिमल बिहेवियर्स की भी बहुत गहरी स्टडी की। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी रियल लाइफ शिपरेक कहानियां भी पढ़ी थीं। अब इस खूबसूरत कहानी के रिलीज होने के बाद भी इस कहानी के बड़े पर्दे पर आने में लगभग एक दशक तक का वक्त लग गया, जो प्रॉब्ली होता नहीं अगर चीजें पुराने हिसाब से हुई होती, क्योंकि 20th सेंचुरी फॉक्स ने इस कहानी के राइट्स को खरीदकर इस मूवी को बनाने की तैयारी सन 2002 से ही चालू कर दी थी, जहां पर इनिशियली इस काम के लिए इंडियन ओरिजिन के हॉलीवुड डायरेक्टर एम नाइट शैमलाम को चुना गया था, जहां पर एम नाइट शैमलाम खुद भी पौंडीचेरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये हो नहीं पाया और वो अपनी मूवी लेडी इन द वाटर को डायरेक्ट करने में बिजी हो गए और फाइनली इस काम का जिम्मा 2005 में मैक्सिकन डायरेक्टर अल्फांसो क्वारन को सौंपा गया, जिन्होंने 2006 में इंडिया में ही इस मूवी को शूट करने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन फाइनली ये मूवी उनसे नहीं बन पाई और 2009 में ताइवानीज फिल्म डायरेक्टर आंग ली को हायर किया गया, जिन्होंने फॉक्स के सामने इस मूवी को बनाने के लिए $120 मिलियन का बजट रखा और सजेस्ट किया कि इस कहानी की खूबसूरती को निखारने के लिए और नेचर को भी एक कैरेक्टर के रूप में दिखाने के लिए हैवी विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और इवेंचुअली ऐसे ही कहानी शुरू हुई लाइफ ऑफ पाई मूवी के बनने की। इस मूवी के अंदर यंग पिसिन यानी पाई पटेल का रोल सूरज शर्मा ने प्ले किया है, जिनके पोर्ट्रेयल ने ऑडियंस को भी पाई के स्ट्रगल्स का हिस्सा बना दिया। लेकिन आपको ये बात शायद जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के अंदर पाई का रोल सूरज शर्मा प्ले नहीं करने वाले थे, ना ही इस मूवी से पहले उनके पास कोई प्रायर एक्टिंग एक्सपीरियंस थी। उनके बजाय यहाँ पर एक्चुअली उनके भाई ने इस मूवी के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन ऑडिशन के दौरान उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई और 3000 कैंडिडेट्स को पीछे छोड़कर उन्हें इस मूवी के लिए सेलेक्ट किया गया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस मूवी की मेजॉरिटी शूटिंग पानी में हुई है, लेकिन इस मूवी से पहले सूरज शर्मा को तैरना तक नहीं आता था, जिसके कारण उन्हें स्विमिंग की भी लेसन्स लेनी पड़ी और बहुत सारी एक्टिंग की बारीकियां भी मूवी के दौरान उन्हें आंग ली ने समझाई थी। अब टीनेज पाई की बात होगी और एडल्ट पाई की बात होगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, जहां पर हमें लीड बॉलीवुड सुपरस्टार इरफान खान की पोर्ट्रेयल ने हमें बहुत ही ज्यादा इमोशनल किया। वैसे इस मूवी के अंदर इरफान खान सर को कास्ट करने की भी अपनी एक कहानी है और ये तब शुरू होती है जब वो अमेरिका में HBO के इन ट्रीटमेंट नाम के टीवी शो की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर एवी कॉफमैन का फोन आया, जिन्होंने उन्हें आंग ली से मिलने के लिए सजेस्ट किया। इरफान खान आंग ली और उनकी मूवीज के बहुत बड़े फैन थे, यही कारण है कि उन्होंने इस मूवी को हाँ तो कर दिया, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि वो इस किताब को तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक इस मूवी की ऑफिशियल फिल्मिंग चालू नहीं होती और उन्हें कास्ट नहीं किया जाता। और मूवी चालू होने के बाद उन्होंने इस किताब को कई बार पढ़ा।
इस मूवी के अंदर पाई की सैडनेस, उसके डेस्परेशन और उसके स्ट्रगल को समझने के लिए एक सचमुच के शिपरैक सर्वाइवर को कंसल्टेंट के रूप में हायर किया था, जहां पर 1981 में नेवल आर्किटेक्ट, इन्वेंटर और सेलर स्टीफन कैलाहैन ने अपने शिप के अटलांटिक ओशन में डूबने के बाद 76 दिनों तक एक लाइफ राफ्ट में अपना गुजारा किया था, जहां पर उन्हें असल में कई सारी मरीन वाइल्ड लाइफ और शार्क तक का सामना करना पड़ा था। इवेंचुअली 20 अप्रैल 1982 को उन पर एक फिशिंग बोट की नजर पड़ी और उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया और इस एक्सपीरियंस पर उन्होंने अपनी भी एक मेमोयर किताब लिखी है जिसका नाम अड्रिफ्ट 76 डेज लॉस्ट एट सी है। रिचर्ड पार्कर, जो पाई के जान का दुश्मन होने के बावजूद भी उसके जिंदा रहने का सबसे बड़ा रीजन बना, उसके नाम को भले ही इस मूवी के अंदर एक गलती का कारण बताया गया हो, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के हिसाब से उस पर ये नाम बहुत ज्यादा सूट करता है। जहां पर 1838 के एडगर एलन पो के नॉवल द नरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम ऑफ नैंटकट के हिसाब से इस कहानी में भी रिचर्ड पार्कर नाम का एक कैरेक्टर होता है जो कुछ सेलर्स के साथ एक शिपरैक में एक रिजॉर्ट में फंस जाता है और आगे बात कैनिबलिज्म तक पहुंच जाती है। वहीं पर इसका एक और इंस्पिरेशन था 1884 का R.V. डेडली एंड स्टीफन केस, जहां पर एक शिपरैक के दौरान रिचर्ड पार्कर नाम के लड़के को कैनिबलाइज किया गया था। वहीं पर कुछ ऐसा ही सिमिलर केस एक बार फिर से 1846 में भी हुआ था। फ्रांसिस पेट नाम की शिप के डूबने के बाद इस शिप के कैबिन बॉय रिचर्ड पार्कर को कैनिबलाइज किया गया था, जिसके कारण इस कहानी के अंदर इस नाम का एक बहुत गहरा मतलब है, जिसे यान मार्टल ने अपनी कहानी में ट्रिब्यूट दिया था। इस मूवी के अंदर पाई के समुद्र में फंसे होने के दिनों की भी अपनी एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, जहां पर आप ये बात तो शायद जानते ही होंगे कि पाई लगभग 227 दिन समुद्र में फंसा होता है और 227 बेसिकली पाई का भी एक इंडिकेशन है, जहां पर ऑफ कोर्स पाई मैथमेटिक्स के अंदर 22/7 फ्रैक्शन का एक इंडिकेशन है। इस मूवी के अंदर रीव्स पॉल के कैरेक्टर यानी राइटर के रोल के लिए पहले टोबी मैगवायर को चुना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आंग ली ने इस डिसीजन को चेंज कर लिया, क्योंकि जैसा कि ये कैरेक्टर बहुत छोटा सा है, टोबी मैगवायर अपने स्पाइडरमैन मूवीज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, जिसके कारण आंग ली यहाँ पर लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करना चाहते थे। भले इस कहानी की सेटिंग पूरी की पूरी इंडिया में थी, लेकिन इस मूवी की मेन शूटिंग यानी प्रिंसिपल फोटोग्राफी दुनिया के कई हिस्सों में हुई है, जहां पर जनवरी 2011 में इसकी मोस्ट ऑफ द इंडियन लोकेशन की शूटिंग पौंडीचेरी के कई हिस्सों के साथ साथ केरला के मुन्नार में भी हुई है और इसके बाद आगे जाकर 5.5 महीनों तक इस मूवी की शूटिंग आंग ली की होम कंट्री ताइवान में हुई है, जहाँ पर इस मूवी के अंदर एनिमल्स की शूटिंग ताइपे के जू और कैंटिंग नेशनल पार्क में हुई है। साथ ही साथ ताइवान के ही ताइचोंग की एक अबैंडन्ड एयरपोर्ट में इस मूवी की मोस्ट ऑफ द सी की शूटिंग की गई है, जहां पर वाटर टैंक्स के अंदर 1.7 मिलियन लीटर्स पानी का इस्तेमाल किया गया है। इस मूवी के अंदर इंटेंशनली 2 जगहों पर इस मूवी के टोटल एस्पेक्ट रेशियो को चेंज किया गया है, जहां पर पहले तो जिस सीन के अंदर फ्लाइंग फिशेस को दिखाया जाता है वहां पर वाइड स्क्रीन का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया था ताकि इस सीन के अंदर विजुअल डेप्थ को इनहेंस किया जा पाए। वहीं पर एक सीन के अंदर जहां से व्हील शार्क बोट को पास करती है उसे 4:3 का रेशियो दिया गया है, जो बेसिकली ओरिजिनल बुक के कवर का होमाज था। इस मूवी के ऑसम विजुअल इफेक्ट्स के पीछे रिदम एंड ह्यूज स्टूडियोज का हाथ था, जहां पर इस मूवी के 3D इफेक्ट्स को लॉस एंजलिस, मुंबई, हैदराबाद, कुआलालंपुर, वैंकूवर और खाओशुएंग की टीम्स ने डेवलप किया है, जहां पर सबसे बड़ा चैलेंज था पूरे के पूरे सी और नेचर को एक कैरेक्टर की तरह दिखाना। और तो और यहाँ पर कई सारे एनिमल्स को कई जगहों पर लाइव तो दिखाया गया ही है, लेकिन कई जगहों पर इनके डिजिटल डबल्स का इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली रिचर्ड पार्कर के कई सारे सीन्स में, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो था, लेकिन ये काम इतना बेहतरीन निकल के आया कि हम इस बात का फर्क ही नहीं बता सकते कि कौन असली है और कौन डिजिटल। इसके ऊपर से भी 9 और विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज का इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने एनवायरनमेंट और सी के कई सारे डिजाइन्स को क्रिएट किया। इस मूवी की जितनी तारीफ दुनिया भर में हुई, वहीं पर इसके पीछे उतनी ही फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी भी रही है, जिनमें सबसे पहला था एनिमल्स को लेकर बिहेवियर का, जहां पर वैसे तो जानवरों की सपोर्टर अमेरिकन ह्यूमन एसोसिएशन ने इस मूवी को नो एनिमल्स वर हार्म्ड की रेटिंग दे दी थी, लेकिन बिहाइंड द सीन कई सारी लीक्ड रिपोर्ट्स और ईमेल से इस बात को क्लैरिफाई किया गया कि कई जानवरों को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हार्म किया गया था,
जहां पर जिस टाइगर को रिचर्ड पार्कर के लिए रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया गया था वो बेसिकली एक सीन के दौरान डूबने से मरते मरते बचा था, जहां पर आंग ली ने इस बात को एक्सेप्ट किया और इसे एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कहा था। वहीं पर दूसरी ओर इस मूवी के ऑस्कर नॉमिनेटेड सॉन्ग पाइज ललाबाई सॉन्ग को कॉपी होने का दावा किया गया था, जहां पर इस सॉन्ग के म्यूजिशियन बॉम्बे जयश्री पर इस गाने के पहले 8 लाइन पूरे के पूरे इराइमी थम्पी के मलयालम ललाबाई ओमन थिनिकल की दावू से लिया गया है। वहीं पर बात करें इस मूवी के अगर सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट की, जो कि था विजुअल इफेक्ट्स, तो इसके साथ भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, जहां पर इस मूवी के रिलीज होने के 3 महीने बाद ही रिदम एंड ह्यू स्टूडियोज बंद हो गई और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अनपेड ओवरवर्किंग और एक्स्ट्रा चेंजेस और वीएफएक्स आर्टिस्ट के साथ मिस ट्रीटमेंट बताई गई है। यहाँ तक कि स्टूडियो और एंग ली के बीच में इतनी बड़ी डिफरेंस आ गई थी कि यहाँ पर स्टूडियो को एंग ली ने अपने ऑस्कर स्पीच के दौरान मेंशन तक नहीं किया, और जब इस स्टूडियो के करियर में पहली बार उनके ऑस्कर रिसीव करने की बारी आई तब यहाँ पर ऑस्कर का माइक्रोफोन ही बंद हो गया। Sadly, Rhythm and Hughes is suffering severe financial difficulties right now. I urge you all to remember. ऑफ कोर्स इस चीज का क्रिटिसिज्म पब्लिक की तरफ से ऑस्कर और एंग ली दोनों को झेलना पड़ा। ऑफ कोर्स इतने सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद भी इस मूवी के दुनिया भर में धमाल मचाने में कोई भी कमी नहीं आई। जहां पर अगर बात करें फाइनेंशियली तो इस मूवी को टोटल 120 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था और इसी बजट पर इसने अकेले ही नॉर्थ अमेरिका में 124 मिलियन डॉलर्स कमाए और दुनिया के बाकी हिस्सों से 484 मिलियन डॉलर्स के कमाने के बाद इसने टोटल 609 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड कमाए, जो एक फिलोसॉफिकल मूवी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। वहीं पर अगर बात करें अवार्ड्स की तो इस मूवी को टोटल 111 नॉमिनेशंस मिली थी, जिसमें से इसने 46 अवार्ड्स जीते, जिसमें इसे एकेडमी अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं पर बाफ्टा अवार्ड में इसे सिनेमाटोग्राफी और स्पेशल विजुअल इफेक्ट के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं पर गोल्डन ग्लोब्स में इसे बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड दिया गया। वहीं पर इस मूवी के ओरिजिनल साउंड ट्रैक को ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट स्कोर साउंड फॉर विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन ये अवार्ड इस मूवी को मिल नहीं पाया। सो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द लाइफ ऑफ पाई मूवी फैक्ट्स। ये मूवी मेरी सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है और इस मूवी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में इस मूवी को और भी अच्छे से जानने का मौका मिला होगा। इसीलिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।